नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं गर्मपंथी और उग्रवादी युग के बारे में। यानी गर्मपंथी या उग्रवादी दोनों एक ही बात है। आप कहो कि सर गर्मपंथी पढ़ने वाले थे, कल तो आपने नरमपंथी पढ़ा है तो आज तो गर्मपंथी पढ़ने चाहिए। तो गर्मपंथी कहो या उग्रवादी कहो, बात एक ही है ना। पिछला जो अपना लेक्चर था उसमें हमने नरमपंथी आंदोलन और जो आर्थिक राष्ट्रवाद की संकल्पना हुआ करती थी उसके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली थी कि किस प्रकार से आर्थिक राष्ट्रवाद जो था वो पेश करते हैं नरमपंथी आंदोलनकर्ता, और एक मंच तैयार कर देते हैं आगे आने वाली राजनीति के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। उग्रवादी युग, है ना, माफ कीजिए। तो सबसे पहले जो नरमपंथी युग है वो कब से कब तक था। कांग्रेस का गठन हुआ 1885 से लेकर 1905 तक, यानी लगभग लगभग 20 वर्षों तक। ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है कि लगभग शुरुआती 20 वर्षों में नरमपंथी नेतृत्व का बोलबाला रहा कांग्रेस में। तो जब जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो लगभग 20 वर्षों तक जो है कांग्रेस में बोलबाला रहता है नरमपंथियों का। नरमपंथियों की मांग क्या मांगे थी भाई? देखो, प्रशासन में हम लोगों को भागीदारी दी जानी चाहिए, राजनीति में हमें भागीदारी दी जानी चाहिए, और वो टैक्सेस है वो कम करना चाहिए, नमक कर कम करना चाहिए, और बहुत सारे जो खर्चे होते हैं, होम चार्जेज हैं, उनको कम करना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें इनकी मांगे हुआ करती थी। क्या इनके तरीके क्या हुआ करते थे? प्रार्थना पत्र भेजना हो गया है, लेख छपवाना हो गया, है ना, और ये बैठकें करते थे। इस प्रकार के कार्य ये किया करते थे नरमपंथी नेता। और जैसे इसके नेता अगर हम देखें तो दादा भाई नौरोजी, है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी जो थे वो, और इस प्रकार से जो भी जो शुरुआती कांग्रेस के नेता हुआ करते थे वो इसके नेता हुआ करते थे, नरमपंथी आंदोलनकर्ता हुआ करते थे। अब उसके बाद में देखिए उग्रवादी युग शुरू हो जाता है 1905 के बाद में। तो ऐसा क्या होता है कि 1905 के बाद में कांग्रेस पर उग्रवादी जो नेता हुआ करते थे या जो गर्मपंथी नेता हुआ करते थे उनका नेतृत्व जो है आ जाता है कांग्रेस के ऊपर। ऐसे क्या घटनाएं घटती हैं? ये कोई ऐसा नहीं कि 1905 में ही ऐसा हुआ था, ये नहीं, 1890 के दशक से ही ये शुरू हो जाता है कि भाई इन नरमपंथियों के जो भी तरीके थे उनसे असंतुष्ट जो लोग होते हैं वो अपनी बातें दूसरे तरीके से करने के लिए शुरू हो जाते हैं, जिन्हें गर्मपंथी नेता कहते हैं। परंतु नेतृत्व वो संभाल पाते हैं 1905 के बाद में ही। और 1905 में ऐसा क्या होता है कि बाद में फिर जो है नेतृत्व इनके पास में आ जाता है। तो शुरू कर लेते हैं। देखिए, 19वीं सदी के अंतिम और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में एक नए दल का उदय हो जाता है। ये कांग्रेस के सदस्य थे, ये ऐसा नहीं है कि ये दल कोई कांग्रेस के बाहर बन गया हो, जैसे आज बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऐसा नहीं था। ये है कांग्रेस में ही। उसमें ही नरम दल और गरम दल हुआ करते थे। नरम दल मतलब जो शांतिपूर्ण ढंग से बातें करने वाले हो, ऐसे। गरम दल मतलब काट देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे वाले गरम दल वाले नेता, है ना। तो इस प्रकार के नए दल का उदय हो जाता है 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष मतलब 1899 के आसपास, और बाद में 20वीं शताब्दी का प्रारंभ मतलब 1900 के आसपास जो है ये शुरू हो जाता है। ये जो जवान लोग हुआ करते थे ये कांग्रेस का उद्देश्य चाहते थे कि भाई कांग्रेस का उद्देश्य होना होना चाहिए स्वराज, है ना। अब हालांकि स्वराज के जो है अर्थ अलग अलग, जो गर्मपंथ के जो नेता होते हैं वो अलग अलग इसके देते हैं, परंतु इनका उद्देश्य था कि भाई स्वराज जो है हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इससे पहले नरमपंथियों के उद्देश्य क्या हुआ करते थे? भाई जो है टैक्सेस थोड़े से कम किए जाने चाहिए, हम लोगों को भी आप जो ब्रिटिश सेवा है, ICS की सेवा है, इनमें हमें लिया जाना चाहिए, जो होम चार्जेज हैं वो कम किए जाने चाहिए, सेना पे जो जो आप खर्च कर रहे हो उसमें कमी लानी चाहिए। इस प्रकार के इनकी मांगे हुआ करती थी। मगर ये तो सीधा इस पे आ गई, भाई स्वराज दे दो, हम अपना जो है शासन खुद कर लेंगे। इन पर ये आ जाते हैं। इसकी वजह से वे जो किस आधार पर वो प्राप्त करेंगे कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से हम वो प्राप्त कर सकते हैं, क्या? स्वराज, है ना। और ये जो नया दल था इसने पुराने जो दल हुआ करते थे उदारवादी, उसकी तुलना में इस दल को कहा जाता था उग्रवादी। उग्रवादी जैसे आज तो लोग कहते थे ये तो उग्रवादी है। उग्रवादी का मतलब आप आतंकवादियों से लोग लगा लेते हैं, परंतु उग्रवाद का मतलब था उग्र। किसे कहते हैं? उग्र स्वभाव होता है। जैसे भगवान राम जो थे, ये आप उनको कह सकते हो कि नरम दल के नेता। और लक्ष्मण जो थे
ये गरम दल के नेता, है ना। जल्दी से इनको गुस्सा आ जाए, मार देंगे, काट देंगे, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे किसी से, हम सीधा गोली मार देंगे, तीर मार देंगे, ऐसी बातें क्या करते थे लक्ष्मण जी। मगर राम नहीं, समझौता करने की बात करते थे, है ना, इस प्रकार से। तो यही उग्र उग्र स्वभाव किनका था, लक्ष्मण का था, और नरम स्वभाव किनका था, भगवान राम का था। तो इसी प्रकार से उग्रवादी और ये नरमपंथी और गर्मपंथी लोग हुआ करते थे। ठीक है, अब देखिए क्या कारण रहे कि उग्रवाद जो है उसका उदय भारत में हो जाता है। कुछ तो कारण रहे होंगे भाई, नेता तो पहले भी थे, कांग्रेस पहले भी चल रही थी, उसमें नरमपंथी थे, तो कुछ तो कारण रहा होगा कि गर्मपंथी लोग नेतृत्व में आए, सत्ता में आए, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। तो वही हमें कारण इसमें देखने हैं आज के लेक्चर में। तो देखिए, उदारवादी लोग लंबे समय से प्रयत्न कर रहे थे, परंतु उनके प्रयत्नों के बावजूद भी वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। क्या उन लोगों को बजट पर प्रस्ताव रखने का अधिकार मिला 1892 के एक्ट से? नहीं मिला। क्या वो चाहते थे कि बॉम्बे, मद्रास और जो प्रेसिडेंसियां थी उनमें भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए? ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्या पंजाब और उत्तर पश्चिमोत्तर जो प्रांत है उसमें जो गठित होनी थी विधानसभाएं, वो गठित हो पाई? बिल्कुल गठित नहीं हो पाई। तो क्या इनका माना गया? क्या आईसीएस की परीक्षा भारत में करवाई जाने लगी? नहीं। क्या इसकी उम्र कम की गई? बिल्कुल नहीं की गई। तो इनकी कोई बात जो है वो नहीं मानी गई, है ना। फिर तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक जैसे जो नेता थे वो इन उदारवादियों की आलोचना करने लगे। तिलक तो कहते हैं कि 1 साल में एक बार आएंगे, मेंढक के जैसे डर रहेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम इनसे स्वराज मांग रहे हैं तो, क्योंकि ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। और ये सब नेता जो है वो उदारवादियों की आलोचना करते हैं। इसका मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक ये उग्रवादी नेता या गर्मपंथ के नेता थे। कल को यूपीएससी एक स्टेटमेंट दे दे कि निम्नलिखित में से उग्रवादी नेता पहचानिए, तो उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी दे दे, फिरोज शाह मेहता दे दे, दादा भाई नौरोजी दे दे, बाल गंगाधर तिलक दे दे, अरविंद घोष दे दे, तो आप क्या करोगे? आपको पहचानना आना चाहिए ना कि भाई दादा भाई नौरोजी तो ये नहीं है, वो तो नरमपंथी है, फिरोज शाह मेहता भी जो है नरमपंथी है, गोपाल कृष्ण गोखले ये भी नरमपंथी है ना। इस प्रकार से नेता आपको पहचानने इनके आने चाहिए। तिलक ने क्या कहा था? हमें अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना ही होगा, है ना। और नरमपंथ वाले तो क्या मानते थे कि अधिकार जो है हमें प्रेरणा से प्राप्त होंगे, है ना। परंतु ये कहते थे कि प्रेरणा प्रेरणा कुछ नहीं, हम दबाव डाल के अपने अधिकार लेंगे, यानी लठ के दम पे हम अपने अधिकार लेंगे। देखिए ये हैं श्री अरविंदो या इन्हें अरविंद घोष इनका नाम हुआ करता था। अब बंगाली आदमी है तो फिर इसी प्रकार से नाम इनका बोला जाता है। इनके भाई भी हुआ करते बारिंद्र कुमार घोष, बारिंद्र कुमार घोष इनके भाई हुआ करते थे, वो भी गर्मपंथी नेता ही हुआ करते थे। ठीक है, एक तो ये कारण हो गया भाई, कुछ भी इनकी मौलिक बातें जो है वो मानी नहीं गई थी उदारवादियों की, तो ये एक कारण हो गया। दूसरा, अंग्रेजी साम्राज्य की प्रकृति को ठीक ठाक से अब समझ लिया था। अब जो नेता थे उन नेताओं ने अंग्रेजी साम्राज्य की प्रकृति को ठीक ठाक से समझ लिया था। कैसे समझ लिया था? क्योंकि जो आरंभिक राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे, जो नरमपंथ के नेता थे, वो क्या कर रहे थे? वो अपने अध्ययन और लेखों के माध्यम से लोगों को भारत में अंग्रेजी राज के जो भी उसका सच्चा स्वरूप था वो समझाने में सफल हो गए। यानी कि मैंने कल नहीं बताया था आपको कि दादा भाई नौरोजी और इस प्रकार के नेता हुआ करते थे, रोमेश चंद्र दत्त, ये बुक्स लिखा करते थे, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस प्रकार की वो बुक्स लिखा करते थे। उनमें उन्होंने बताया कि भारत की दरिद्रता और गरीबी का मुख्य कारण कौन है? ये अंग्रेज जो है, ये हमारी दरिद्रता और गरीबी का मुख्य कारण है। इस प्रकार से उनकी नैतिक सत्ता जो थी, वो जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे कि हम भारत को विकसित करने आए हैं, भारत को कुछ सिखाने आए हैं, जो जो इनकी नैतिक सत्ता जो है वो समाप्त कर देते हैं ये आरंभिक राष्ट्रवादी नेता। वो अलग अलग आंकड़े रखते हैं कि देखिए इनके आने से पहले हम इस प्रकार से हम विकसित हुआ करते थे, अब इनके आने के बाद में हम देखिए दरिद्र हो गए, गरीब हो गए, है ना। तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के आंकड़े रखे और ये साबित कर दिया कि अंग्रेज जो है इन्हीं की वजह से हम गरीब हो रहे हैं। जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, रोमेश चंद्र दत्त हो गए और जी.बी. जोशी हो गए, है ना, गणेश वासुदेव जोशी जो थे। इस प्रकार से इन लोगों ने अंग्रेजों की जो भूमिकर व्यवस्था थी उस व्यवस्था का भी मूल्यांकन इन्होंने कर डाला कि जिस प्रकार की ये भूमिकर व्यवस्था भारत में लागू कर रहे हैं उसकी वजह से भारत में सिर्फ और सिर्फ दरिद्रता आ रही है, गरीबी आ रही है, विकास के तो कोई साक्ष्य ही देखने को
नहीं मिलते हैं, है ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तो कह दिया था कि सेवाओं की भर्ती में अंग्रेजों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है ना। आईसीएस जो सर्विसेज हुआ करती थी, जो उच्च पदों पे, निम्न पदों पे तो हालांकि जो है भारतीयों को लिया जाने लगा था, परंतु उच्च पदों पे चाहे सेना हो चाहे आईसीएस हो, उसमें भारतीयों को नहीं लिया जाता था। तो कहने को तो क्या कहते थे, 1833 के एक्ट के माध्यम से इन्होंने प्रतियोगिता ला दी थी, बाद में 1853 के एक्ट के माध्यम से तो स्पष्टतः है ये प्रतियोगिता लेके आ जाते हैं कि प्रतियोगिता के आधार पर चुने जाएंगे। और 1863 में पहले अपने आईसीएस अधिकारी बनते भी हैं सत्येंद्र नाथ बोस, माफ कीजिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। परंतु ये उनको भी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इनको वापस निकाल दिया जाता है इन सब चीज नौकरियों से। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क था। हालांकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो नरमपंथ के नेता हैं, है ना। इंडियन एसोसिएशन इन्होंने ही तो बनाया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और कांग्रेस ने शुरू से ही देश की बढ़ती हुई दरिद्रता की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया था लोगों का, और ये प्रत्येक आप कहो कि बस प्रस्ताव पारित करते थे इसके बारे में, चाहे सैनिक हो चाहे असैनिक पद हो, उन पर यूरोपीय लोगों को ऊंचे ऊंचे वेतन मिलते थे, है ना। और उनके ऊपर बहुत ज्यादा व्यय होता था, और वो पैसे कहाँ जाते थे, ब्रिटेन में जाते थे। भेदभावपूर्ण आयात निर्यात की नीतियां हुआ करती थी, मैंने कल ही आपको बताया, है ना, कि बाहर से भारत में आने वाले जो भी टैक्सेस हैं उन पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी, इसलिए वो भारत में आके सस्ते में बिक जाते थे। और भारत ही अगर बाहर भेजें तो उन पर जो है आप कहो कि एक्सपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी खूब मात्रा में लगाई जाती थी, जिसकी वजह से वो महंगे हो जाते थे, और महंगे हो जाएंगे तो फिर वो प्रतियोगी नहीं रह जाएंगे, इसलिए वो वहां पर यूरोप में बिक नहीं पाते थे, है ना। जो भूमि कर नीति थी वो भी इनके अधूरदर्शी है ना। हाँ जी, तो हम देख रहे थे कि अंग्रेजी साम्राज्य की प्रकृति को ठीक ठीक से ये समझने लग गए थे। इनकी जो औद्योगिकरण की जो नीतियां हुआ करती थी कि भारत में औद्योगिकरण आया ही नहीं इनकी वजह से। भारत में अगर औद्योगिकरण आता तो भारत में भी विकास होता। भारत में लोहा नहीं था। भारत में कोयला नहीं था। भारत में क्या पूंजी की कमी थी? नहीं थी, बिल्कुल पूंजी थी। परंतु फिर भी पूंजी कहाँ से लाए? ब्रिटेन से। कोयला कहाँ से मंगाते थे? ब्रिटेन से। रेलवे के लिए लोहा कहाँ से मंगाते थे? ब्रिटेन से, ताकि ब्रिटेन वालों को ग्राहक मिल सके, है ना। नहीं तो जिस देश में कोयला और लोहा हो वहां पर औद्योगिकरण नहीं आएगा, है ना। तो इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण हो रहा था उसको ये बढ़ावा दे रहे थे, परंतु भारत में इस प्रकार की कोई इन्होंने नीतियां नहीं अपनाई। भारतीयों को अच्छे अच्छे पदों और सेवाओं से इन्होंने वंचित रखा। इसलिए ये सब कारण जो है, इन कारणों की वजह से लोग जो है परेशान हो जाते हैं। और जो उदारवादी लोग हुआ करते थे, जो नरमपंथी लोग हुआ करते थे, उनकी बातें मान नहीं रहे थे। तो भाई फिर तो दूसरे किसी वर्ग को तो सत्ता में आना ही था या आगे बढ़ना ही था। तो इस वजह से जो गर्मपंथी या उग्रवादी लोग थे वो सामने फिर आते हैं कि नहीं, आपसे अब काम नहीं होगा, ये भिक्षाटन की राजनीति बहुत हुई, प्रार्थना की राजनीति बहुत हुई, अब हम लेंगे लठ के दम पे, है ना। उसके बाद में बढ़ता हुआ पश्चिमीकरण, जो पश्चिमीकरण बढ़ रहा था भारत में, वो भी एक कारण हुआ कि जो है उदारवादी उग्रवादी लोग जो है वो आगे आते हैं। किस प्रकार से पश्चिमीकरण बढ़ रहा था, आप देखिए। जो भी ये जो उदारवादी थे, उदारवादी या नरमपंथी आप कहो, ये सब पश्चिमी रंग में रंगे हुए थे, पश्चिमी रंग में रंगे हुए थे ये। किसी इनको एग्जाम्पल देना हो तो ये पश्चिम के किसी महान योद्धा का एग्जाम्पल देते थे, समझ रहे हैं आप बात। ये पश्चिम के जैसे कपड़े ये सब पहने, पश्चिम की शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा की ये बात करते थे, पश्चिम के नैतिक आचरण की ये बात करते थे। हर चीज ये पश्चिम से ये प्रेम करने वाले लोग थे। अंग्रेजी भाषा इनको प्यारी थी, उन्हीं जैसे आचार विचार, उठना बैठना सब ये किया करते थे, है ना। तो इस वजह से भी ये परेशान आ जाते हैं कि नहीं। तो कुछ जो ऐसे लोग होते हैं कि नहीं भाई, स्वदेशी को बढ़ावा देने वाले, वो आ गए थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, भारतीय संस्कृति भी जो है वो भी महान है, हम कोई इनसे कम नहीं है, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। तो जो सुधारक भी इस वक्त जो टाइम पे कार्य कर रहे थे, उन लोगों ने भी इस बात को बढ़ावा दिया कि नहीं, राष्ट्रवाद जो है वो भारतीय होना चाहिए, हमारे हमारे आदर्श जो है वो कोई भारतीय लोग होने चाहिए, है ना। जैसे शिवाजी, हमारे आदर्श शिवाजी होने चाहिए, हमारे आदर्श टीपू सुल्तान होने चाहिए। इस प्रकार से जो भी अतीत में कोई योद्धा हो, कोई हीरो जो हुआ हो, उसको इस प्रकार से ये बनाने लगे कि नहीं, पश्चिमीकरण बहुत हुआ पश्चिमी ये भाषाएं, हमें हिंदी भाषा पे, हमें संस्कृत पे
बंगाली पे, इस प्रकार से इन भाषाओं पे आपको जोर देना होगा। शिक्षा हो तो हमारी स्वदेशी शिक्षा होनी चाहिए, पहनना ओढ़ना हो तो वो भी हमारा स्वदेशी होना चाहिए। इस प्रकार से ये बातें करने लगते हैं। बहुत हुई इनकी अदालतें, पश्चिमी अदालतें, हम अपने मध्यस्थता की अदालत खुद बनाएंगे, जिससे पुराने ज़माने में प्राचीन काल में हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें काम किया करती थी, हम वापस से इस प्रकार की चीज़ों को अपनाएंगे, है ना। तो राष्ट्रीय एकता की पहचान और पश्चिमी सभ्यता में विलीन करने में लगे हुए थे। हमारी राष्ट्रीयता की पहचान को पूरे के पूरे ये ब्रिटिश शासक जो हुआ करते थे वो, इसलिए इन पश्चिमीकरण की के कारण जो है भारतीय लोग बहुत परेशान आ चुके थे। भारतीय जो पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव था, भारतीय धर्म पर उसका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए ये चाहते हैं कि नहीं, भारतीय जीवन, भारतीय चिंतन, भारत के जीने का तरीका, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता महान है, हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। और इस बढ़ते पश्चिमीकरण की वजह से और भारतीय की तरफ जब वो आते हैं और भारत में जो भारत का जितना भी इतिहास है, जितना हमारा अतीत है, उसमें उसका गौरवगान करने लगते हैं। और इस अतीत का गौरवगान करते करते वो इस हद तक आ जाते हैं कि सुधार की जगह पर वो पुनरुत्थानवाद में की तरफ प्रवेश कर जाते हैं। अब पुनरुत्थानवाद में क्या होता है, अतीत की हर गलत सही चीज को वो स्वीकृति देने लग जाते हैं कि अतीत में कोई गलत भी हुआ है तो उसको भी वो उसका भी गुणगान करने लग जाते थे, है ना। चाहे वो पर्दा प्रथा जो भी हो, सबको वो सही मानने लग जाता है कि नहीं, भारत में जो भी हुआ हो सही है, चाहे जाति प्रथा हो, कुछ भी हो, है ना। और फिर वो अतीत का गौरवगान करते हैं तो एक चीज की गलती कर देते हैं, वो सिर्फ प्राचीन भारत के जो राजा हुआ करते थे, प्राचीन काल का, जिसमें मुख्यतः वैदिक युग हुआ करता था, उस प्रकार से उन चीज़ों का ये जो है गौरवगान ज़्यादा किया करते थे। ये कहते हैं कि भाई हम लोग भी जो है अपना स्वशासन चला सकते हैं, है ना। भाई लिच्छवी काल में जो है वो गणतंत्र हुआ करता था, है ना। तो उस टाइम पे हमारे यहाँ गणतंत्र थे, तो हम अपना शासन खुद चला सकते हैं। भारतीय गाथाओं और जो भारत के वीरों की जो गाथाएं थी, उनसे प्रेरणा प्राप्त करने लगे ये लोग, है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये लेख लिखने लगे और इन लेखों से लोग जो है प्रभावित होने लगे और उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे, है ना। और वेदांत से नवयुवकों में आत्मविश्वास को जगाया इस वेदांत ने, और प्राचीन परंपराओं और विरासत में नई आस्था उत्पन्न कर दी। इस आस्था उत्पन्न करने के चक्कर में एक गलती जो हुई कि मुस्लिम लोग जो हैं वो हमसे दूर हो गए, क्योंकि इनने जो जो ये नेता हुआ करते थे, उन्होंने जिन प्राचीन बिंबों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया, वो मुख्यतः एक धर्म से जुड़े हुए थे, हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे। जैसे इन्होंने भारत में एकता लाने के लिए गाय के प्रतीक का इस्तेमाल किया, है ना। परंतु इससे मुस्लिम जनता जो थी वो नाराज हो गई, है ना। इन्होंने गणेश चतुर्थी बाल गंगाधर तिलक ने मनाना शुरू कर दी, तो ये किस धर्म से है, मुस्लिम हिंदू धर्म से। फिर शिवाजी महोत्सव मनाना इन्होंने शुरू कर दिया, है ना। आज जो शिवाजी महोत्सव मनाते हैं वो उसी टाइम में मनाना शुरू हुआ था। तो इनसे लोग जुड़े तो सही, कुछ लोगों को एकता तो महसूस हुई, परंतु कुछ लोग जो है, जैसे कि खासकर से मुस्लिम जो जनता है, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के बोलूँगा, जो मुस्लिम जनता है, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर इसमें एक धर्म का नाम ना लूँ या उस धर्म का नाम ना लूँ, या मैं इनके बारे में ऐसा ना बोलूँ, तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि पढ़ते वक्त थोड़ा दिमाग खुला रखना चाहिए आदमी को। तो इन नेताओं की वजह से जो मुस्लिम धर्म है, वो उसके जो अनुयायी थे या मुस्लिम लोग जो थे भारत में, वो इनसे थोड़ा कट जाते हैं राष्ट्रवाद से। ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती इनसे हो जाती है। अब कांग्रेस की जितनी भी उपलब्धियां थी, उन कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष था। भाई जो युवा वर्ग थे, वो 15 से 20 वर्ष की अवधि में जो भी उपलब्धियां कांग्रेस ने प्राप्त की, वो नगण्य थी, नाम मात्र की उपलब्धियां प्राप्त की। उन उपलब्धियों से तो जो नवयुवा थे वो संतुष्ट नहीं थे। वो जो शांति में और संवैधानिक ढंग अपनाते थे, इस प्रकार से वो कि बैठकर बात करना, समझाना, बहस करना, इन बातों के बड़े आलोचक बन गए। इनको पता था कि अंग्रेज जो है वो इस प्रकार से हमें बराबरी का दर्जा नहीं देंगे। वो इनकी राजनीति को भिक्षावृत्ति या भिक्षाटन की राजनीति कहा करते थे और उसकी कटु आलोचना किया करते थे कि इस प्रकार से भिक्षा मांगने से अंग्रेज बिल्कुल नहीं मानेंगे। उनसे रिक्वेस्ट करने से, प्रार्थना पत्र भेजने से, लेख छपवाने से अंग्रेजों के कान में जू रेंगने वाली नहीं है। हम लोगों को यूरोपीय साम्राज्य को समाप्त करने के लिए यूरोपीय ढंगों को ही अपनाना होगा, यानी लठ जो है ना, लठ। अंग्रेज यहाँ किसके दम पे है? लठ के दम पे। तो हमें लठ ही अपनाना होगा। और यूरोप में ऐसे ही तो चल रहा था। आप देखो फ्रांस में, आप देखो जर्मनी में, है ना, आप देखो इटली में किस प्रकार से उस वक्त चल रहा था, है ना। आप देखो इथियोपिया में, है ना,
इथियोपिया ने इटली को हरा दिया था। तो ये सब चीजें जो है वो किस और इशारा कर रही थी कि भाई लठ के दम पे तलवार उठा के ही हम इनको हरा सकते हैं, ये इन पे दबाव जब तक हम नहीं डालेंगे ये हमारी बात नहीं मानेंगे। समझ रहे हैं आप बात? तो ये कांग्रेस की जो भी उपलब्धियां थी उनसे असंतुष्ट थे, इसलिए जो है नए लोग जो थे वो सत्ता में आना चाहते थे। सत्ता का अर्थ ये है कि कांग्रेस का नेतृत्व वो संभालना चाहते थे। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव कैसा? भाई देश विदेश में जो घटनाएं घटती हैं उनका प्रभाव तो पड़ता ही है ना। आज अगर भारत में किसान आंदोलन होता है तो इस किसान आंदोलन पर अमेरिका के लोग भी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर अमेरिका में कोई ब्लैक लाइव मैटर आंदोलन चलता है तो उस पर भारत के लोग भी जो है प्रतिक्रिया देते हैं। कहीं पे भी कुछ होता तो प्रतिक्रिया देते हैं ना, तो उस टाइम पे भी दिया करते थे। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में हम ये देखेंगे कि विदेशों में जो राष्ट्रवादी घटनाएं घट रही थी, जो क्रांतिकारी घटनाएं घट रही थी, उनका प्रभाव भारतीय लोगों पर भी पड़ रहा था। उनको लग रहा था देखिए शांतिपूर्ण ढंग से हमने क्या कर लिया आज तक, क्या मनवा पाए हम अंग्रेजों से। परंतु देखो मिस्र में देखो, ईरान में देखो, तुर्की में देखो, रूस में देखो, राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे हैं और इन राष्ट्रवादी आंदोलनों के दम पर वहां की सरकार झुक भी रही है और उनकी बातें मान भी रही है। तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। देखिए 1868 के बाद में जापान ने यह सिद्ध कर दिया कि हमें जो है अगर विकसित बनना है, और हम भी एक एशियाई राष्ट्र हैं, और हमें अगर विकसित बनना है तो हमें पश्चिमी देशों की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी जापान विकसित हो गया, जापान में औद्योगिक क्रांति जो है, औद्योगिक क्रांति आती है वो भी बिना पश्चिमी देशों की सहायता के। तो इन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम भी जो पूर्वी देश हैं वो इन पश्चिमी देशों के मोहताज नहीं है, हम अपने दम पे औद्योगिक क्रांति अपने दम पर विकसित हो सकते हैं। फिर 1896 के आसपास इथियोपिया ने इटली पर विजय प्राप्त कर ली, है ना। इथियोपिया देश आपको पता ही होगा, जब हम ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखते हैं, ये लाल सागर, और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो देश हैं आपको दिखेगा मुख्यतया ये तो सोमालिया यहाँ पर है ना, यहाँ पर जिबूती नाम का देश है, यहाँ पर जो है इथियोपिया नाम का एक लैंडलॉक्ड देश है ना, जहाँ से ब्लू नाइल नदी भी निकलती है। तो इथियोपिया जो था वो इटली का पहले गुलाम हुआ करता था। तो इथियोपिया के लोगों ने देखिए इस प्रकार से इथियोपिया के लोगों ने वहां पर आंदोलन कर दिया, क्रांति कर दी और इटली को हरा दिया, इटली को भगा दिया अपने वहां से। फिर जापान छोटा सा देश, उसने रूस जैसे बड़े देश को हरा दिया 1905 में। तो सोचिए कैसे कैसी खबरें छपी होगी। छोटा सा पिद्दी सा देश दिखने वाला जापान, उसने रूस को हरा दिया इतने बड़े देश को। तो लोगों में आत्मविश्वास आया कि हाँ हम भी अंग्रेजों को हरा सकते हैं। और पहले ये माना जाता था कि ये ब्रिटेन के ये जो शक्ति है, इसका सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता, है ना, और इसको हराना नामुमकिन है, असंभव है, क्योंकि कभी ये हारे ही नहीं थे किसी से। परंतु अब ये जो चीज़ें थी, ये जो मिथ्या था, ये टूट गया, ये मिथ्या भ्रम कि भाई इनको हराया नहीं जा सकता। जब जापान हरा सकता है छोटू सा देश, तो हम क्यों नहीं हरा सकते? जब इथियोपिया इटली को हरा के बाहर भेज सकता है अपने देश से, तो हम क्यों नहीं भेज सकते? हम तो इतने बड़े देश हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव लोगों को पता लगता है, और जब उनको लगता है भाई क्रांतिकारी ढंग से हम इनको बाहर भगा सकते हैं, तो फिर वो लोग आगे आने की कोशिश करते हैं। अगला, शिक्षा का विकास। अब जब जब आदमी पढ़ेगा, जब आदमी किताब पढ़ेगा, ज्ञान हासिल करेगा, वो उत्थान की ओर ही आगे बढ़ेगा, वो पीछे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जब इन्होंने भारतीय लोगों ने शिक्षा ग्रहण की तो इन्होंने प्रजातंत्र के बारे में जाना, इन्होंने देश दुनिया के बारे में पढ़ा कि अमेरिका में किस प्रकार से काम हो रहा है, यूरोप में किस प्रकार से काम हो रहा है, रूस में किस प्रकार से काम हो रहा है, जापान में किस प्रकार से काम हो रहा है। और इन्होंने पश्चिमी विचारों, जो भी राष्ट्रवाद हुआ करते थे, साथ ही साथ राजनीति के जो मौलिक सिद्धांत हुआ करते थे, जैसे कि नागरिकता, अधिकार, इस प्रकार की चीज़ों के प्रति ये जागरूक हो जाते हैं और ये चाहते हैं कि भाई हमारे भारत में भी ऐसा ही सब होना चाहिए। अब अंग्रेज शांतिपूर्ण ढंग से दे नहीं रहे थे, तो जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो आपको क्या करना चाहिए? घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। तो सेम यही काम ये करने में लग जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो क्रांतिकारियों और आतंकवादियों की नीतियों के समर्थक फिर बन जाते हैं, और जिनके लिए स्वराज का अर्थ हुआ करता था विदेशी नियंत्रण से पूर्ण मुक्ति। यानी अब भारत में कोई विदेशी नियंत्रण होना ही नहीं चाहिए। भगवान के लिए हमें अपने हाल पर छोड़ दो। और देश में उस समय आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए स्वशासन की आवश्यकता महसूस भी की जाने लगी थी कि अगर भारत में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास लाना है तो वो किसी बाहरी
आप कहो कि लोगों की वजह से नहीं होगा, बाहरी विचारों की वजह से नहीं होगा, बाहरी संसाधनों की वजह से नहीं होगा, वो होगा तो भारतीय संसाधनों, भारतीय लोगों की वजह से ही भारत का सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास हो सकता है। और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, ये वाक्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। फिर भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति। अब देखिए 1800 आप कहोगे 57 के बाद में ही अंग्रेजों की नीतियां भारत के प्रति और भी ज़्यादा हार्श हो जाती है, और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। और ये अब तो और भी ज़्यादा मात्रा में धन किसी भी प्रकार से भारत का पैसा लूटने में लगे रहते हैं। अगर हम देखें तो 1876 से लेकर 1900 तक 18 बार अकाल पड़ते हैं, मतलब लगभग हर साल एक अकाल, एक से ज़्यादा अकाल पड़ते ही पड़ते हैं। और अकाल भी ऐसे वैसे नहीं, इतने लोग मारे जाते थे ना उनमें, आज तो हमने अकाल देखा ही नहीं, है ना। अपार जन धन की हानि होती है उन अकालों से। 1896-97 में, 1899 और 1900 के बीच में बम्बई और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्लेग फैल जाता है ना। हमने देखा था कि 1885 में जो कांग्रेस का सत्र कहाँ होने वाला था, पूना में, मगर वहाँ क्या फैल गया था, हैजा फैल गया था। इस प्रकार से इन और जो शहर हुआ करते थे इनमें प्लेग क्या होता है, एक बैक्टीरिया, एक रोग होता है महामारी, तो वो फैल गया था। लगभग 1,73,000 लोग मारे गए थे, है ना। और ये तो समझिए कि एक आधिकारिक बयान है ना। तिलक ने सरकार के व्यवहार की कटु आलोचना की और उन्होंने इसलिए उनको 18 महीने की कठोर कारावास की सजा पर उनको कारावास की सजा सुना दी जाती है तिलक को। तिलक ने कहा था कि प्लेग हमारे लिए सरकारी प्रयत्नों से कम निर्दयी है। यानी कि अब देखिए आप यहाँ पर प्लेग फैली हुई है तो ये सरकारी अफसर है, अंग्रेज अफसर आते थे, लोगों को बाहर निकालते थे और मारते थे, पीटते थे, बहुत निर्दयी इनके साथ व्यवहार किया करते थे। एक वो हुआ करते थे अधिकारी रैंड, तो ये तो इतने कुख्यात थे कि प्लेग से आदमी मरे कि ना मरे, अगर ये पहुंच गए तो आदमी वहां पर मरी जाएंगे। इसलिए चापेकर बंधु बाद में होते हैं, इन चापेकर बंधुओं ने इनका काम कर दिया था। आप समझ ही जाइए क्या कर दिया था, इनको गोली मार दी थी रैंड को, क्योंकि बहुत कुख्यात हो गए थे। समझ पा रहे हैं आप? हाँ जी। तो इस प्रकार से भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी, खराब से खराब होती जा रही थी। और इस बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति में भी अंग्रेज बड़े ठाट बाट से जी रहे थे। 1877 का दिल्ली दरबार, भारत में अकाल और ये दिल्ली में मस्त पार्टी कर रहे हैं। फिर उसी टाइम पे 1902 में अकाल भारत में पड़े हुए हैं और ये दिल्ली में दरबार का आयोजन कर रहे हैं, फिर जो है पार्टी कर रहे हैं। ये इधर शराब और आपकी पार्टी कर रहे हैं, इधर लोग जो है भूखे मर रहे हैं। तो इस वजह से भी परेशान आ जाते हैं लोग, और शांतिपूर्ण ढंग से काम नहीं हो रहा था तो लोग जो है अब उग्रवादी रूप से का सामने आ जाते हैं। भाई रैंड ऐसे तो मान नहीं रहे थे, तो चापेकर बंधुओं ने क्या सोचा, ऐसे नहीं मानेंगे तो ऐसे मानेंगे, तो गोली की भाषा मानी इन्होंने फिर, है ना। और फिर आगे स्वाभिमान का विकास। लाल बाल पाल जो नेता हुआ करते थे, अगर हम देखें तो जो गर्मपंथी नेता थे उनके यही तो थे तीन नेता, लाल, बाल और पाल। पाल मतलब विपिन चंद्र पाल, बाल मंदिर मतलब बाल गंगाधर तिलक, और लाल मतलब लाला लाजपत राय। और ये अलग अलग क्षेत्रों से हुआ करते थे। ये पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे से थे, और विपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। तीन अलग अलग क्षेत्रों में तीन अलग अलग नेता सामने आ जाते हैं और ये गर्मपंथ को आगे बढ़ाते हैं। मुख्य नेता यही हुआ करते थे। तो इस प्रकार से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने भारतीयों को स्वाभिमान का इन्होंने पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, और इन्होंने कहा कि राष्ट्रवादियों को देश की जनता की शक्ति और क्षमता में पूरा विश्वास है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो अपना भविष्य खुद बनाए, आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बने, आज भी भारत में आत्मनिर्भर अभियान जो चलता है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो आत्मनिर्भर बनो, हमें नहीं है इनकी जरूरत। कपड़ा बनाओ खुद का, स्वदेशी, है, शिक्षा हो स्वदेशी, है ना, संस्थाएं हो स्वदेशी। इस प्रकार से सारा ये स्वदेशी के ऊपर बल देने लग जाते हैं। इनको पता था कि ये जो संवैधानिक साधन है ये किसी काम के नहीं है, इनसे अंग्रेज मानने वाले नहीं है, और इनको इन संवैधानिक साधनों पर कोई विश्वास भी नहीं था। संवैधानिक साधन मतलब भाई मांग करना, प्रार्थना पत्र भेजना, लेख छपवाना, बुक लिखना, ये देखिए ये है बाल गंगाधर तिलक। और ये देखिए न्यूज़पेपर कौन सा है, ये केसरी। तो केसरी और मराठा, इनके दो न्यूज़पेपर हुआ करते थे। मराठा अंग्रेजी में था और केसरी ये किस में था, ये था अपना मराठी में।
है ना। तो इस प्रकार से स्वाभिमान का विकास भी जो नेता थे स्वाभिमान के विकास पर बल देते हैं, और इसकी वजह से जो है भारतीय फिर परेशान आ जाते हैं कि भाई इनसे नरमपंथी कुछ हो नहीं रहा, तो अब काम हमें ही करना पड़ेगा। उसके बाद में रही फई जो अगर कोई कसर थी रही, तो वो कसर कसर पूरी कर देते हैं बंगाल के विभाजन में। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन देखिए 1899 से लेके 1905 तक के भारत के वायसराय रहते हैं, है ना। और इसमें ये हालांकि एक बार जो है भारतीयों की निंदा कर रहे होते, सेना में भारतीयों की निंदा थी, रेशियल आधार पर नस्लवादी टिप्पणी किसी ने की थी, तो ये पूरी की पूरी सेना की टुकड़ी की ये जो है वाट लगा देते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई ये आप गलत कर रहे हो, ये इस प्रकार से तुम नहीं कर सकते। यानी कि एक तरफ तरीके से ये नस्लवादी दम्भ दिखाने वाली सेना की टुकड़ी को ये बहुत सा ज़्यादा सुनाते भी हैं, परंतु साथ ही साथ ये कुछ इस प्रकार के काम भी करके जाते हैं कि भारत के लोग परेशान आ जाते हैं इनसे, है ना। और इनका सबसे आप कहो कि बदनाम फैसला जो होता है वो तो होता है बंगाल का विभाजन। इससे पहले भी 1899 में ये कलकत्ता म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट लेके आ जाते हैं, है ना। उसके माध्यम से क्या होता है कि वहां पर जो निर्वाचित सीटें होती हैं उनको ये कम कर देते हैं। साथ ही साथ 1904 ईस्वी में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लेके आ जाते हैं, और उस इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट के माध्यम से जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी उनको सरकारी नियंत्रण में पहुंचा देते हैं, और भी सख्त नियंत्रण हो जाता है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज है ना, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय तो यही तो है, आप कह सकते हो कि नहीं, वो जमीन है जहां पर राष्ट्रवादी नेता जो है वो वहां पर जन्म लेते हैं। यही तो है जहां पर राष्ट्र के डॉक्टर, साइंटिस्ट, राजनेता जो है जन्म लेते हैं। आज अगर हम विश्वविद्यालय की में कोई अगर नेता जो है वो थोड़ी सी राजनीति करते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि नहीं आपका काम तो सिर्फ पढ़ने का, पढ़ाई करो। नहीं, बिल्कुल कभी किसी का काम एक काम कभी नहीं होता है। यूनिवर्सिटीज हमेशा से इस प्रकार के आंदोलनों का गढ़ रही हैं, चाहे वो आज़ादी से पहले देखो, चाहे वो भारत में देखो, चाहे पश्चिमी देशों में देखो, कहीं पर भी देखो, और यही होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ वो संस्थान है जो समाज को समाज को आईना दिखाती हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ ही इस प्रकार का काम करना बंद कर दें तो सरकार पे अंकुश कौन लगाएगा। इसलिए जो कहते हैं ना कि नहीं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे काम एक साथ चलते हैं, है ना। फिर 1904 में ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लेके आ जाते हैं, आधिकारिक गुप्तता अधिनियम। इसके माध्यम से ये क्या करते हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के माध्यम से ये राजद्रोह का केस जो है वो उसको बढ़ावा देते हैं, और अंत में ये फैसला तो कर देते हैं भारत का विभाजन। और ये भारत का विभाजन तो सबसे ज़्यादा आप कहो कि कुख्यात होता है। और इस बंगाल के विभाजन की वजह से भी, क्योंकि नरमपंथियों को जब पता लगा 1903 में ही कि भारत का विभाजन होने वाला है, पता तो लग ही जाता है क्योंकि रिपोर्ट्स पहले तैयार की गई थी, तो नरमपंथी इनके पास भेजते हैं, ब्रिटिश संसद के पास भेजते हैं लिख लिख के प्रार्थना पत्र वगैरह कि भाई नहीं ऐसा मत करो, ये गलत है। इनकी बात मानी नहीं जाती है। जब नहीं मानेगी और बंगाल का विभाजन कर दिया, तो फिर जो गर्मपंथी लोग हैं वो कहे भाई आप साइड हटो, आपका काम नहीं है, आपसे नहीं होगा, हम करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से फिर गर्मपंथी लोग जो है वो आगे आते हैं नेतृत्व की कतार में, है ना। कर्जन ने देखिए इसको क्यों बंगाल के विभाजन का फैसला लिया था, तो बंगाल विभाजन के फैसले के पीछे कारण ये था कि बंगाल में जो बंगाली लोग थे वो खूब ज़्यादा मात्रा में, आप कहो कि अगर जितने भी राष्ट्रवादी काम हो रहे थे उनमें आगे कौन थे, ये बंगाली। आज भी अगर आप देखो तो पढ़े लिखे लोगों में बंगाली लोग बहुत ज़्यादा हैं, समझदार लोगों में, साइंटिस्ट वगैरह में, है ना। उस काल में भी हुआ करते थे। तो ये चाहते थे कि बंगाल का विभाजन इस प्रकार से किया जाए कि एक तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर इनमें भेदभाव कर दिया जाए, एक भाषाई आधार पर। इन्हें कैसा कर दिया, मान लीजिए पूरा बंगाल है तो इसको एक तो पूर्वी बंगाल प्लस आसाम, ये एक हो गया, और इधर बंगाल रह गया, या आप कह सकते हो कि इसे पश्चिम बंगाल। इसलिए आज भी हमारे बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल ही है ना, क्योंकि पूर्वी बंगाल तो पाकिस्तान में चला गया था। तो इस पूर्वी बंगाल में आप देखिए मुस्लिम हो गए ज़्यादा और हिंदू हो गए कम, है ना, ये हो गया। अब इस पश्चिमी बंगाल में आप देखो तो हिंदू तो ज़्यादा हैं, परंतु यहाँ पर अब जो बंगाली भाषी जो क्षेत्र लोग थे, बंगाली भाषी, वो हो गए कम, और यहाँ पर उड़िया प्लस हिंदी भाषी जो लोग थे वो हो गए ज़्यादा। तो यहाँ पर तो बंगाली लोग भाषाई अल्पसंख्यक हो गए, और यहाँ पर बंगाली लोग धार्मिक अल्पसंख्यक हो गए। तो यहाँ पर तो क्या हो गए, धार्मिक अल्पसंख्यक।
और यहाँ क्या हो गए, भाषाई अल्पसंख्यक, क्योंकि ये ब्रिटिश लोग ऐसा माना करते थे कि भारत में अगर कोई क्रांति होती है तो ये इन बंगाली लोगों की वजह से ही होती है, इसलिए इनका इलाज करना बहुत जरूरी है ना। हालांकि ब्रिटिश सरकार जो है वो क्या तर्क देती है कि नहीं, हम प्रशासनिक सुविधा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमें चाय वगैरह लानी पड़ती है उसकी वजह से भी परेशानी होती है, जो रेल व्यवस्था है उसकी भी परेशानी होती है, और ये बंगाल बहुत बड़ा बन गया है क्योंकि यहाँ पर ये आसाम वाला पूरा क्षेत्र मानो, और यहाँ पर अगर आप देखो पश्चिम में तो सतलज नदी तक बंगाल प्रेसिडेंसी फैली थी, तो लगता था कि नहीं भाई ये जो है प्रशासनिक दृष्टि से हमने किया है, परंतु ये जो तर्क है इनके काट नहीं है, ये प्रशासनिक दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था, है ना। तो ये बंगाल का विभाजन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए, अब इन उग्रवादी जो ये नेता थे, इनके उद्देश्य और इनके ढंग क्या हुआ करते थे। तो सबसे पहले तो इनका उद्देश्य क्या हुआ करता था, उद्देश्य तो इनका था स्वदेशी, स्वराज, है ना, कि स्वराज हमें मिले, है ना। तो कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी और आतंकवादी दल का भी उदय हो जाता है। तो क्रांतिकारी और आतंकवादी दल यानी ये नरमपंथी गर्मपंथी, देखिए एक होता है नरमपंथी, एक होता है गर्मपंथी, और एक इनके भी बाप क्रांतिकारी आतंकवादी। यानी देखिए ये क्या कहते हैं, प्रार्थना पत्र के द्वारा बात कर लो, लेख छपवा लो, कोई किताब लिख लो, ये कहते हैं नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है सविनय अवज्ञा करेंगे, हम जेल भरेंगे, है ना, इस प्रकार के आंदोलन चलाएंगे, हम स्वदेशी अपनाएंगे, हम अगर कोई गलत कानून है तो उसका विरोध करेंगे, इस प्रकार से क्या करते थे। परंतु ये नहीं कहते थे कि भाई मार दो काट दो, ये नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इस प्रकार से। परंतु ये क्रांतिकारी तो इनसे भी आगे कि नहीं, ये विरोध जेल भरो ये सब भी हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बम और बंदूक से लाएंगे क्रांति। हालांकि बाद में इनको भी समझ में आता है कि बम और बंदूक जो है कभी क्रांति नहीं लाते हैं। भगत सिंह ने खुद कहा था जेल में जब वो थे कि बम और बंदूक कभी क्रांति नहीं लाते हैं, क्योंकि लठ के दम पर, बम और बंदूक के दम पर तो ब्रिटिशर्स से जीतना आसान नहीं था, क्योंकि जिनका कभी सूर्य अस्त नहीं होता हो उनसे कौन जीत सकता था, है ना। तो चार प्रमुख कांग्रेसी नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। ये अरविंदो घोष तो घोर आप कहो कि क्रांतिकारी व्यक्ति हुआ करते थे। इन लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व किया और उनके कार्यों का मार्गदर्शन किया। तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे लेकर ही रहूंगा। और जो आतंकवादी जो थे उन्होंने स्वराज को अपना प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य बना लिया, और वो कहते थे कि भाई विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए। और उदारवादियों के लिए स्वराज का अर्थ क्या हुआ करता था, औपनिवेशिक शासन के अंदर ही हमें कोई स्वशासन मिल जाए, समझ रहे हैं, यानी साम्राज्य के अंदर ही हमें कुछ अधिकार मिल जाए, ये चाहते थे उदारवादी जो नरमपंथी थे वो। मगर जो उग्रवादी हुआ करते थे वो ऐसा नहीं, भाई हमें तो स्वराज चाहिए, हटाओ इनको सबको, है ना। और इन दोनों दलों के फिर मार्ग भी अलग अलग हुआ करते थे। आतंकवादी जो थे वो उदारवादियों की तरह संवैधानिक दायरे के तहत अपनी मांगे मनवाने के में विश्वास नहीं जताया करते थे। वो याचना और गिड़गिड़ाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं हुआ करती थी। वो हिंसात्मक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन, आत्म बलिदान के लिए उनमें विश्वास करते थे। भड़काऊ भाषण देते थे, है ना, इस प्रकार का काम करते थे उग्रवादी या जो गर्मपंथी लोग हुआ करते थे। विदेशी माल का बहिष्कार, वो लोग कभी विदेशी माल का बहिष्कार नहीं करते थे। राष्ट्रीय शिक्षा पर महत्व, वो लोग कभी राष्ट्रीय शिक्षा पर महत्व बल नहीं देते थे। उनके हिसाब से अंग्रेजी शिक्षा है बहुत बढ़िया है, वही हमारा कल्याण कर सकती है ना। उनके हिसाब से पश्चिमी आदर्श सबसे बढ़िया है, मगर पश्चिमी नैतिकता सबसे बढ़िया है। मगर ये जो उग्रवादी गर्मपंथी लोग थे इनकी वजह से नहीं, भारतीय शिक्षा, भारतीय आदर्श होने चाहिए, भारतीय हमारे हीरो भी भारतीय होने चाहिए। इस प्रकार से उग्रवादियों का राष्ट्रवाद जो था वो पूर्णतया भावुकता से भरा हुआ था, और राष्ट्रवाद के इसी प्रेरणादायक धारणा ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जैसे सभी आदर्शों का इसमें समावेशन हुआ करता था कि भारत में जो राजनीति हो वो भी स्वदेशी हो, विदेशी नेता किस काम के, है ना। आर्थिक व्यवस्था हो उसमें भी भारतीय लोगों का समावेशन होना चाहिए। इस प्रकार से इन उग्रवादियों के ढंग हुआ करते थे, है ना। अब देखिए ये क्रांतिकारियों के बारे में हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ना जरूरी है ना। तो इनमें देखिए खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, पुलिन बिहारी दास, प्रमनाथ मित्रा, सतीश चंद्र बसु। इस प्रकार से ये कुछ समितियां बना बना के फिर काम करते हैं,
है ना, जैसे अनुशीलन समिति, इनके बारे में जानेंगे हम अगले लेक्चर्स में। इस प्रकार से ये उग्रवाद ये हुआ करते थे क्रांतिकारी, बम और बंदूक के नाम पे ये काम किया करते थे, चापेकर बंधु, इस प्रकार से, है ना। इनके बारे में भी अगले लेक्चर्स में हम जानेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, हमने देखा कि उग्रवादी या गर्मपंथी हैं वो किस प्रकार से नेतृत्व की अगली कतार में आते हैं और क्या कारण रहे थे इनके अगली कतार में आने के, क्योंकि नरमपंथी जो लोग थे वो अपनी राजनीति में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो अंधी गली में फंस के रह गए थे, कहीं पर भी आगे नहीं जा पा रहे थे वो, है ना। अब अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के बारे में, और फिर तभी हम देखेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से होता है, कौन कौन उसके नेता होते हैं, उनका काम करने का तरीका किस प्रकार से होता है। इनमें देखिए डिफरेंस पूछ सकते हैं आपको कि किस प्रकार के इनका गर्मपंथी, नरमपंथी और क्रांतिकारी आतंकवादी जो हुआ करते थे, इनके बीच में इनके कार्य करने के ढंग किस प्रकार से हुआ करते, है ना। तो आज का लेक्चर बस हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।